सिर्फ आपको कुछ अनुच्छेद रटाना नहीं है। मतलब हम ये समझेंगे कि भारत की ये जो जटिल न्यायिक प्रणाली है ना, वो असल में काम कैसे करती है। एकदम सही बात है। और बच्चों, आपको पता है ना, एग्जाम में जब सवाल घुमाकर पूछता है तो सिर्फ रटा हुआ काम नहीं आता, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से। सर, आप बच्चों को उस एकीकृत ढांचे के बारे में बताइए जो हमारी न्यायपालिका की सबसे बड़ी खूबी है। जरूर। देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें ना, तो वहां का सिस्टम बिल्कुल अलग है। वहां तो दो अलग अलग स्तर होते हैं ना। हाँ, अमेरिका में केंद्र के लिए अलग अदालतें हैं और हर राज्य की अपनी बिल्कुल अलग अदालतें हैं। मतलब दो समानांतर पटरियां हैं जो कभी मिलती नहीं। अच्छा। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत होशियारी से काम लिया। उन्होंने ये एकीकृत ढांचा यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी बनाई। मतलब पूरे देश के लिए एक ही सिस्टम। बिल्कुल। चाहे संसद का कानून हो या किसी राज्य की विधानसभा का, नीचे जिला अदालत से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही धागा है जो सबको जोड़ता है। समझो बेटा, यही एक रूपता हमारी ताकत है। अरे वाह! अगर इसे हम विजुअलाइज करें बच्चों, तो ये एक विशाल पिरामिड की तरह दिखता है। पिरामिड? हाँ, ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। है ना? सबसे नीचे एक बहुत बड़ा और विस्तृत आधार है, हमारे जिला अदालतें, जिन्हें हम डी कह सकते हैं। यहीं से आम इंसान का न्यायपालिका से पहला परिचय होता है। सही कहा। फिर इसके ऊपर थोड़ा संकरा हिस्सा आता है, जो राज्यों के हाई कोर्ट्स हैं, यानी एच। और अंत में सबसे ऊपर एक बहुत ही शक्तिशाली और नुकीला शिखर है, हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी एस। बिल्कुल। ये SHD पिरामिड पूरे देश में कानून को एक समान बनाए रखता है। और बच्चों, इस पिरामिड की जो शिखर का ब्लूप्रिंट है ना, वो संविधान के भाग 5 में दिया गया है। और यहीं पर आता है हमारा मशहूर 124 फॉर्मूला। एग्जाम के नजरिए से बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अनुच्छेद 124। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक जज के पूरे सफर की कहानी है। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 1 से इसकी शुरुआत होती है, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। फिर आगे के क्लॉज बताते हैं कि जज की नियुक्ति कैसे होगी, योग्यताएं क्या होंगी। और सबसे जरूरी बात, अगर जज कुछ गलत करे तो उसे हटाया कैसे जाएगा। बिल्कुल। और इस सफर का अंत होता है 124 सब क्लॉज 7 पर, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प पाबंदी लगाता है। हाँ, इसके अनुसार रिटायर होने के बाद कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज भारत की किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। और बेटा, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सॉलिड है। सोचो, अगर एक जज को पता हो कि रिटायरमेंट के बाद उसे किसी बड़े कॉर्पोरेट या सरकार का केस मिल सकता है, वो हो सकता है ना कि वो रिटायरमेंट से पहले उनके फेवर में फैसले देने लगे। बिल्कुल, इसी लेन देन या क्विड प्रो को रोकने के लिए ये नियम बनाया है। एकदम सही। अब बच्चों, अगर हम अपनी क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन पर चलें, तो 1950 के उस साल में चलते हैं जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। हाँ, तो 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो पता है कितने जज थे? सिर्फ 8। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जज। सिर्फ 8 जज पूरे देश के लिए? जी हाँ। और आज अगर हम 2019 के बाद का आंकड़ा देखें, तो ये संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मतलब 4 गुना से भी ज्यादा। लेकिन सर, एक सवाल है जो अक्सर बच्चों के दिमाग में भी आता होगा। पूछिए। क्या सिर्फ जजों की संख्या बढ़ाते जाना कोई परमानेंट सोल्यूशन है? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है। ये तो ऐसा हुआ ना कि बीमारी बहुत बड़ी है और हम सिर्फ बैंडेड लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही तगड़ा सवाल है और अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। देखो बेटा, बात सिर्फ केस बढ़ने की नहीं है। तो फिर क्या कारण है? 1950 के समाज और आज के समाज में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय मामले अलग तरह के होते थे। आज देखिए, डेटा प्राइवेसी, साइबर क्राइम, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट मर्जर। मामले बहुत पेचीदा हो गए हैं। बिल्कुल। इन जटिल मामलों को समझने के लिए अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट जजों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए संसद ने अनुच्छेद 124 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके समय समय पर विशेषज्ञ बेंच बनाने के लिए जजों की संख्या बढ़ाई है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ मुकदमों का दबाव नहीं है, बल्कि मुकदमों की क्वालिटी और कॉम्प्लेक्सिटी है जिसने ये विस्तार करवाया है। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। समझ रहे हो ना बच्चों? एग्जाम में जब एनालिटिकल सवाल आए तो ये पॉइंट जरूर लिखना। बहुत बढ़िया। अब बच्चों, हम अपनी टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं और नियुक्ति की बात करते हैं। पिरामिड के अंदर जज बनते कैसे हैं? हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए,
हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज रहा हो या फिर 10 साल वकालत की हो। लेकिन सर यहाँ ना संविधान में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक विरोधाभास है जिसे समझना बहुत मजेदार है। वो पारंगत विधिवेत्ता वाला पॉइंट। बिल्कुल। देखो, बेटा बेटी संविधान कहता है कि अगर कोई इंसान ऊपर वाली शर्तें पूरी नहीं करता, लेकिन राष्ट्रपति की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट यानी पारंगत विधिवेत्ता है, मतलब कानून का बहुत बड़ा विद्वान है। हाँ, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो अनुच्छेद 217 में है, वहां ऐसा कोई पारंगत विधिवेत्ता वाला क्लॉज है ही नहीं। ये बात सच में बहुत अजीब लगती है सुनने में, है ना? जो इंसान देश की सबसे बड़ी अदालत में बैठने लायक है, वो राज्य की अदालत में नहीं बैठ सकता। ये क्या लॉजिक हुआ? इसके पीछे हमारे संविधान बनाने वालों की बहुत गहरी सोच थी। देखो बच्चों, हाई कोर्ट का काम क्या है? जमीनी स्तर के विवाद सुलझाना। बिल्कुल, गवाहों को देखना, सबूतों को परखना, रोजमर्रा के झगड़े सुलझाना। इसके लिए आपको अदालत के अंदर का प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए ही चाहिए, जो एक वकील या निचले कोर्ट के जज के पास ही होता है। थ्योरी से काम नहीं चलेगा वहां। एकदम सही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक न्यायालय है। उसका मेन काम दो लोगों का झगड़ा सुलझाना नहीं है। तो फिर क्या है? उसका काम है संविधान की व्याख्या करना, ये तय करना कि कोई कानून सही है या गलत। इस काम के लिए एक ऐसा प्रोफेसर या स्कॉलर जिसने शायद कभी कोर्ट में बहस ना की हो, लेकिन उसे कानून की बहुत गहरी समझ हो, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत काम का हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज। अच्छा सर, ये तो हो गई नियुक्ति की बात। अब अगर जज को हटाना हो तो उसका क्या प्रोसेस है? जज को हटाना, बेटा ये तो समझ लो कि लोहे के चने चबाने जैसा है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि ये लगभग महाभियोग या इम्पीचमेंट जितना ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। देखो, अगर किसी जज को हटाना है तो सबसे पहले लोकसभा के 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों को एक प्रस्ताव पर साइन करना होगा। बाप रे, 100 सांसद तो शुरुआत में ही चाहिए। हाँ, फिर एक 3 सदस्य कमेटीज की जांच करेगी, और अगर जांच में जज दोषी मिल भी गया, तब क्या होगा? तब उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी 2/3 वोटों से पास कराना होगा। ये तो किसी भी सरकार के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सर, यहाँ एक डाउट आता है। हाँ बताइए। अगर ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल है, तो क्या इससे जजों को मनमानी करने की खुली छूट नहीं मिल जाती? मतलब उन्हें पता है कि उन्हें कोई हटा तो सकता ही नहीं। यहीं पर तो सारा खेल है। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे नाजुक बैलेंस है, जवाबदेही बनाम स्वतंत्रता। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए बच्चों को। देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, न्यायपालिका का ज्यादातर काम क्या होता है? सरकार के खिलाफ फैसले सुनाना, क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ी पार्टी होती है केसों में। हाँ, नागरिक तो अक्सर सरकार के खिलाफ ही केस करते हैं। बिल्कुल। अब सोचो, अगर जज को हटाना आसान होता तो जो भी पार्टी सत्ता में है वो अपने खिलाफ फैसला देने वाले किसी भी जज को तुरंत हटा देती। तब तो जज डर के मारे हमेशा सरकार के फेवर में ही बोलेंगे। बस इसी डर को खत्म करने के लिए ये सुरक्षा दी गई है। ये कोई मनमानी की छूट नहीं है, बल्कि सरकार के दबाव से बचने का एक मजबूत कवच है। बहुत ही बढ़िया समझाया आपने। इसी कवच की वजह से ना जजों को निडर होकर काम करने का मौका मिलता है। और बेटा, इसी वजह से हमें कुछ बहुत लंबे कार्यकाल भी देखने को मिले हैं। जैसे जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ का। हाँ, जो 2696 दिनों तक लगभग 7 साल से ज्यादा मुख्य न्यायाधीश रहे। ये भारत के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है। और दूसरी तरफ जस्टिस कमल नारायण सिंह थे, जो सिर्फ 17 दिन तक चीफ जस्टिस रहे। बिल्कुल, ये चीज दिखाती है कि संस्था व्यक्ति से बहुत बड़ी होती है। अच्छा बच्चों, अब हम अपनी टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शक्तियों के बंटवारे यानी ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। हाँ, क्षेत्राधिकार। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो सर, सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 131 के तहत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। इसे बच्चों को कैसे समझाएंगे? देखो बच्चों, मान लो 2 राज्यों में झगड़ा हो गया, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी का विवाद है। तो वो लोग जिला अदालत तो जाएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। ना ही एक दूसरे के हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वहां भेदभाव हो सकता है। हाँ, निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। इसीलिए ऐसे सीधे और बड़े मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसे ही प्रारंभिक या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। इसके अलावा अपील सुनने का अधिकार है,
और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने का भी अधिकार है। एकदम सही। लेकिन बच्चों, असली मजा तो रिट की शक्तियों में आता है। रिट क्षेत्राधिकार, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ना हमारा वो पिरामिड वाला लॉजिक थोड़ा पलट जाता है। कैसे, जरा समझाइए बच्चों को। देखो बेटा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो। फंडामेंटल राइट्स। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट की पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हो गई। बिल्कुल। रिट के मामले में पिरामिड का बीच वाला हिस्सा अपने शिखर से ज्यादा व्यापक अधिकार रखता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी तो है ना। क्या खतरा? अगर हर राज्य का हाई कोर्ट अपने अपने तरीके से कानूनी अधिकारों की व्याख्या करने लगे तो पूरे देश में तो कंफ्यूजन फैल जाएगा। वो जो हमने शुरुआत में बात की थी एकीकृत ढांचे की, वो तो टूट जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान ये है कि हाई कोर्ट्स को ये पावर इसलिए दी गई ताकि वो एक प्रारंभिक फिल्टर की तरह काम करें, ताकि हर छोटी बात के लिए लोगों को दिल्ली ना भागना पड़े। समझ गई। और अगर मान लो बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी एक कानून पर अलग अलग फैसले दे दिए, तो वो मामला अपील के जरिए कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल फैसला देगा वो पूरे देश के लिए एक समान कानून बन जाएगा। वाह, मतलब पिरामिड का शिखर अंत में सब कुछ बैलेंस कर ही देता है। एकदम सही। और बच्चों, मेहनत करते रहो। देखो बेटी, जब आप लगातार मेहनत करते हो ना, तो सफलता झक मार के पीछे आती है। बस फोकस मत हटने देना। बिल्कुल सही कहा सर ने। अब बच्चों, हाई कोर्ट्स की इसी व्यापक शक्ति का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। टाइमलाइन में हम आ गए हैं 1997 में। 1997, केरल हाई कोर्ट का बंद वाला फैसला। हाँ, उस समय क्या होता था बेटा कि राजनीतिक पार्टियां बात बात पर बंद बुला लेती थीं। पूरा शहर ठप हो जाता था। बिल्कुल। एम्बुलेंस रास्ते में फंस जाती थीं, दिहाड़ी मजदूरों का खाना छिन जाता था, दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी जाती थीं। बहुत बुरा हाल होता था। तब केरल हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने आम इंसान के जीने के अधिकार को एक राजनीतिक पार्टी के विरोध करने के अधिकार से ऊपर रखा। बिल्कुल। और ये फैसला इसलिए इतना ताकतवर बना क्योंकि अदालतों के पास एक और शक्ति होती है, अभिलेख न्यायालय होने की। हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अनुच्छेद 129। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी फैसला देते हैं वो हमेशा के लिए एक सबूत या नजीर बन जाता है। मतलब आने वाले सालों में पूरे देश की कोई भी अदालत उस फैसले का उदाहरण देकर अपना फैसला सुना सकती है। बिल्कुल। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट पूरे सिस्टम में, अगर किसी का 5,000 रुपए का विवाद है तो वो इस विशाल पिरामिड में कहाँ जाएगा? वो तो पिस जाएगा। और बच्चों, यहीं पर हमारी टाइमलाइन का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है 1985 का साल, जब इस समस्या का प्रैक्टिकल समाधान निकाला गया। वैकल्पिक विवाद समाधान यानी ADRR और ट्रिब्यूनल्स। हाँ, जब हमारी मुख्य अदालतें मुकदमों के बोझ से दबने लगीं, तो आम आदमी के न्यायालय बनाए गए, जिन्हें हम लोक अदालत कहते हैं। मुझे याद है 1985 में दिल्ली में जब पहली लोक अदालत लगी थी तो उसने एक ही दिन में सड़क दुर्घटना के 150 मामले निपटा दिए थे। एक दिन में 150 केस? ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन सर, ये काम कैसे करती हैं? मतलब क्या यहाँ भी कोई जज हथौड़ा मारकर ऑर्डर करता है? और मैंने सुना है कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो तानाशाही जैसी बात हो गई ना। अब बिल्कुल नहीं बेटा, देखो इसे ऐसे समझो, लोक अदालतें कोई फैसला थोपती नहीं है, वो सिर्फ दोनों पार्टियों के बीच समझौता या सेटलमेंट कराती हैं। अच्छा, मतलब आपसी सहमति से। हाँ, जब दोनों पार्टियां अपनी मर्जी से एक बात पर राजी हो जाती हैं, तभी लोक अदालत उस पर मोहर लगाती है। अब जब फैसला आपने खुद मान लिया तो उसके खिलाफ अपील करने का क्या तुक है? अरे हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। समय भी बचता है, पैसा भी, और दुश्मनी भी खत्म। बिल्कुल। और इसी तर्ज पर कंज्यूमर फोरम भी बनाए गए। हाँ बेटा, अगर आपने कोई टीवी खरीदा और वो खराब निकल गया तो आपको हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जिला उपभोक्ता फोरम जाइए, जो 20 लाख तक के मामले देखता है। फिर राज्य आयोग है जो 1 करोड़ तक के मामले देखता है। और इसी साल यानी 1985 में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक संस्था बनी थी। हाँ, कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323A के तहत अगर किसी कर्मचारी का प्रमोशन रुक जाए या पेंशन ना मिले तो वो यहाँ जा सकता है। तो सर, अगर हम इन सबको देखें,
लोक अदालत, कंज्यूमर फोरम, कैट, तो ये सब असल में क्या हैं? अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये हमारी न्यायपालिका के प्रेशर वाल्व हैं। कुकर के प्रेशर वाल्व की तरह। बिल्कुल। जब कुकर में भाप बहुत ज्यादा हो जाती है तो वाल्व उसे निकालकर कुकर को फटने से बचाता है। उसी तरह ये ट्रिब्यूनल्स लाखों छोटे छोटे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से रोकते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फटने से बच जाए और अपना असली काम कर सके। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये, है ना। अब बच्चों अपनी क्लास के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। हाँ, और ये हिस्सा थोड़ा रहस्यमयी है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, डेटा और स्पेस की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी अदालतें आज भी कुछ पुराने लैटिन मंत्रों पर चलती हैं। लैटिन वैदिक सूक्तियां, लीगल मैगजीम्स। ये कोई जादू के मंत्र नहीं है बेटा, ये वो खंबे हैं जिन पर पूरी न्याय व्यवस्था टिकी है। तो चलिए इन खंबों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पहला सिद्धांत है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। प्राकृतिक न्याय का सबसे बेसिक नियम। देखो बेटी, मान लो किसी पर चोरी का आरोप लगा है। अब चाहे सारे सबूत उसके खिलाफ हों, लेकिन उसे अपनी सफाई देने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, बिना सुने किसी को सजा देना अन्याय है। और दूसरा सिद्धांत है नॉन बिस इन इडिम, मतलब दोहरे दंड का निषेध। डबल जेपार्डी नहीं हो सकती। हाँ, और इसी से जुड़े दो बहुत भारी भरकम शब्द हैं, ऑट्रोफॉइस एक्विट और ऑटोफॉइस कन्विक्ट। इसे किसी उदाहरण से समझाइए ताकि बच्चों के दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है बच्चों, चलो एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म का सीन इमेजिन करते हैं। एक खूंखार विलन है, पुलिस उसे पकड़ती है, मर्डर का केस चलता है, लेकिन सबूत नहीं मिलते। हाँ, सबूतों की कमी से जज उसे बरी कर देता है। ये हुआ ऑट्रोफॉइस एक्विट। ठीक है। अब मान लो 2 साल बाद पुलिस को मर्डर का असली हथियार मिल गया, तो क्या पुलिस उस विलन को उसी मर्डर के लिए दोबारा कोर्ट में घसीट सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर उसे सजा हो गई होती और वो जेल काट कर वापस आ गया होता, जिसे ऑट्रोफॉइस कन्विक्ट कहते हैं, तो भी उसे दोबारा सजा नहीं मिल सकती। लेकिन मैम, बच्चा तो सोचेगा कि अगर नया सबूत मिल गया है तो फिर से केस चलना चाहिए ना। इंसाफ तो यही कहता है। यही तो कैच है। सर, आप बताइए कि ऐसा क्यों है? देखो बच्चों, यहीं पर राज्य यानी सरकार की ताकत और एक आम नागरिक की कमजोरी का टकराव होता है। सरकार के पास पैसा है, पुलिस है, संसाधन है। अगर ये नियम ना हो तो पुलिस किसी भी बेगुनाह को तब तक मुकदमों में फंसाए रखेगी जब तक वो इंसान पूरी तरह से टूट ना जाए। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। इसीलिए ये पुराने लैटिन सिद्धांत केवल नियम नहीं है, ये आम नागरिक को सरकार के उत्पीड़न से बचाने की ढाल है। सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मजबूत ढाल। सच में आज के इस डीप ड्राइव में तो मजा ही आ गया। बिल्कुल, हमने सिर्फ अनुच्छेद नहीं रटे, हमने समझा कि कैसे 124 के फॉर्मूले से पिरामिड बनता है, कैसे महाभियोग का डर जजों को आजाद करता है, और कैसे हाई कोर्ट की रिट पावर और लोक अदालतों का प्रेशर वाल्व इस पूरे सिस्टम को फटने से रोकता है। और सबसे बड़ी बात, ये एकीकृत ढांचा एक दीवार की तरह उस अकेले नागरिक और ताकतवर सरकार के बीच खड़ा होता है। एकदम सही। लेकिन बच्चों, क्लास खत्म करने से पहले एक बहुत ही गंभीर सवाल है जो हम आपको सोचने के लिए देकर जा रहे हैं। कौन सा सवाल? देखो, 1950 में हमारे पास 8 जज थे, आज 34 हैं। हमने ट्रिब्यूनल बनाए, लोक अदालतें बनाई, लेकिन फिर भी आज करोड़ों के पेंडिंग है। पीढ़ियां गुजर जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। ये तो हमारी न्यायपालिका की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो सोचने वाली बात यह है बच्चों कि क्या हम सिर्फ ऐसे ही जज बढ़ाते रहेंगे, या फिर अब समय आ गया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करें। AI जो सेकंडों में लाखों पन्ने पढ़ सके। हाँ, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या एक मशीन, एक एल्गोरिदम कभी ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जैसी इंसानी भावनाओं को समझ पाएगा? क्या वो किसी के दर्द को समझकर प्राकृतिक न्याय कर पाएगा? बिल्कुल। मशीन की स्पीड और इंसान की संवेदना, इसके बीच का बैलेंस कैसे बनेगा, ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी बहस होने वाली है। और बच्चों, आप लोग जो कल के अधिकारी बनने वाले हो, आपको इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज की इस क्लास को, इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। याद रखिएगा, अब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने हैं। जी, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अगली बार एक नए टॉपिक और एक नई डीप डाइव के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी जिज्ञासा जिंदा रखिए और हाँ, सोल स्टडी के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आगे टॉपिक है संघ व्यवस्था। हाँ बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आज की इस मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी नोटबुक और पेन लेकर बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। एकदम तैयार होना भी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। और बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं प्यार से आपको एक बात याद दिला दूं। इस पूरी चर्चा के अंत में आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब जो एमसीक्यूज होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो हल करने होंगे। तो इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सही कहा आपने। और आज का हमारा लक्ष्य यही है कि हम इस पूरे चैप्टर को, जो संघ व्यवस्था या संसद पर है, उसे एक एक लाइन और एक एक स्लाइड के क्रम में समझेंगे। मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा, ताकि परीक्षा का कोई भी सवाल, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी नजरों से बचकर न जा पाए। हाँ, तो चलो बच्चों, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से अपनी पहली स्लाइड से शुरू करते हैं, जहां संविधान के भाग 5 में संसद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79, इसमें साफ लिखा है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। सर, आप बच्चों को अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक का थोड़ा महत्व समझाएंगे? बिल्कुल समझाऊंगा। देखो बच्चों, अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का पूरा ढांचा, उसके काम करने का तरीका, सब कुछ दिया गया है। और अनुच्छेद 79 बहुत खास है, क्योंकि ये बताता है कि संसद सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा नहीं है, राष्ट्रपति भी इसका एक अटूट हिस्सा है। बिल्कुल। और अब इसी कड़ी में हम अपने उच्च सदन यानी राज्यसभा की बुनियादी बातों पर आते हैं, जो अनुच्छेद 80 के तहत आती है। आर्टिकल 80। सही। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, और बेटा इसके लिए कम से कम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन सर, इसमें चुनाव का एक बहुत ही अलग तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, नाम सुन के थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन देखो बेटे, इसे ऐसे समझो, ये बहुत लॉजिकल गणित है। हमारी स्लाइड में राजस्थान का एक बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। अच्छा। हाँ, मान लो राजस्थान में विधानसभा के 200 विधायक हैं। ठीक है, ठीक है। 200 विधायक हैं, है। और उन्हें राज्यसभा के 4 सदस्य चुनने हैं। तो जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। कुल वोट यानी 200 को हम भाग देंगे कुल सीटों की संख्या प्लस 1 से। मतलब सीटें 4 हैं, तो 4 + 1 5 हो गया। एकदम सही। तो 200 को 5 से भाग दिया तो जवाब आया 40, और फिर इस पूरे नतीजे में आखिर में बस 1 जोड़ देना है। अच्छा, तो 40 + 1 मतलब 41 वोट। के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 41 विधायकों के वोट चाहिए। समझ रहे हो बेटा? ये फॉर्मूला इसलिए है ताकि हर पार्टी को उसकी ताकत के हिसाब से सही जगह मिल सके। बहुत ही आसान भाषा में समझाया आपने। तो बच्चों, याद रखना इस फॉर्मूले को। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। हाँ, वो 12 लोग जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में बहुत बेहतरीन काम कर चुके होते हैं। बिल्कुल। अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जहां राज्यसभा के पदाधिकारियों और उसकी कुछ खास शक्तियों का जिक्र है। बच्चों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका मतलब है कि ये कभी भंग नहीं होती। कभी नहीं। अनुच्छेद 83 क्लॉज 1 के तहत ये एक परमानेंट हाउस है। हाँ, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। और इस सदन को चलाता कौन है? अनुच्छेद 89 और 90 यानी 89 और 90 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अगर कभी उपसभापति को उनके पद से हटाना हो ना बच्चों, तो उन्हें कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ये एक बहुत जरूरी नियम है एग्जाम के लिए। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है बेटा। कई बार हमें लगता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा से ही आते हैं, लेकिन हमारी लिस्ट बताती है कि इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सभी प्रधानमंत्री राज्यसभा के ही सदस्य थे जब वो PM बने। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और सर, राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार भी हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। हाँ, जैसे अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। हाँ, ये दोनों तो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर राज्यसभा चाहे तो वो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। और अनुच्छेद 312 के तहत
नई अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन करने की शक्ति सिर्फ राज्यसभा के पास है। सही बात है। और बच्चों, इसी के साथ अगर हम अपनी ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी देखें तो हमारा जो पुराना संसद भवन है उसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में डिजाइन किया था, जिसमें 144 ग्रेनाइट के स्तंभ हैं। और राज्यसभा की सीटों के वितरण को भी याद रखना बच्चों। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं 31 सीटें, और पूर्वोत्तर के राज्यों में मतलब नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर एक एक सीट है। हाँ, लेकिन सर, धन विधेयक यानी मनी बिल के मामले में राज्यसभा थोड़ी कमजोर क्यों है? क्योंकि धन विधेयक पर राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है। अगर वो 14 दिन में बिल पास नहीं करते तो उसे अपने आप पास मान लिया जाता है। और हाँ, पहले उपसभापति का नाम भी याद कर लो बच्चों, SV कृष्णमूर्ति राव थे, और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो इसका असल मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब है कि पैसे के मामले में असली ताकत लोकसभा के पास है। और अब हम अपनी तीसरी स्लाइड के अंत और चौथी स्लाइड पर आते हैं, लोकसभा का परिचय। अनुच्छेद 81 के तहत इसे निम्न सदन कहा जाता है, लोअर हाउस। बिल्कुल। हाँ, और मूल रूप से इसकी सदस्य संख्या 500 थी, जो अधिकतम 550 हो सकती है। अब यहाँ एक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण यानी एग्जाम रेलेवेंस वाला पॉइंट आ रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। 104वें संविधान संशोधन जो 2020 में हुआ था, उसके द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षण था ना, उसे समाप्त कर दिया गया है। ये बहुत जरूरी अपडेट है बच्चों। तो वर्तमान में सिर्फ 543 सदस्य हैं। हाँ, और उसी संशोधन के जरिए SC और ST आरक्षण जो अनुच्छेद 330 में आता है, उसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल। और मतदाताओं की बात करें तो 61वें संशोधन से मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जिससे करोड़ों युवा चुनाव में जुड़ गए। मतदाता वाला क्षेत्र बाहरी दिल्ली है और सबसे कम वाला लक्षद्वीप है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल यानी जमीन की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख है और सबसे छोटा दिल्ली का चांदनी चौक। क्या बात है, चांदनी चौक बहुत छोटा है पर भीड़ बहुत है वहां। और बेटा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के तहत। लेकिन आपातकाल के दौरान इसे एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और सर, कुछ विदेशी मेहमानों का भी तो जिक्र है हमारी स्लाइड में। हाँ, रोचक तथ्य यह है कि कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने हमारी भारतीय संसद में भाषण दिया है, जैसे आइजनहावर, कार्टर, क्लिंटन और ओबामा। ओबामा जी का तो भाषण काफी चर्चा में था। बिल्कुल, लेकिन निक्सन और जॉर्ज W. बुश भारत आए जरूर थे, पर वो संसद में बोलने नहीं पहुंचे। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में फंसा सकता है बच्चों। बहुत सही चिट दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं 5वीं और 6ठी स्लाइड की शुरुआत पर, जहां बात होगी संसदीय सत्र और कार्यप्रणाली की। अब सोचो बच्चों, अगर संसद का सत्र बुलाया जाए और वहां कोई आए ही नहीं तो क्या होगा? क्या 2-4 लोग मिलकर देश का कानून बना सकते हैं? अब बिल्कुल नहीं। इसके लिए संविधान में एक बहुत पक्का नियम है। अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 के तहत कोरम, जिसे हम कोरम कहते हैं, उसका नियम है। सदन का काम तभी शुरू होगा जब कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित हो। मतलब लोकसभा के लिए कम से कम 55 सदस्य तो होने ही चाहिए। एकदम सही। 55 लोग नहीं होंगे तो अध्यक्ष कार्यवाही रोक देंगे। और सर, संयुक्त अधिवेशन के बारे में अनुच्छेद 108 क्या कहता है? यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि संयुक्त बैठक बुलाते तो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 में साफ लिखा है। और हाँ बेटा, धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। ये बहुत ही बारीक और जरूरी अंतर है बच्चों। और लोकसभा सीटों के मामले में यूपी सबसे आगे है 80 सीटों के साथ, फिर महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ। अच्छा सर, ये विधेयक का व्यापक होना, मतलब बिल का लैप्स होना, अनुच्छेद 107 के तहत कैसे काम करता है? बहुत सीधा नियम है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है ना, तो जो बिल लोकसभा में अटके पड़े हैं वो सब खत्म, यानी
लैप्स हो जाते हैं। जो बिल नई सरकार लाएगी उस पर नया काम होगा। और सरकारों को गिराने वाला अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। और मजे की बात यह है कि संविधान में इसका सीधे तौर पर कहीं उल्लेख नहीं है, यह संसदीय नियमों का हिस्सा है। अब हम अपनी छठी और 7वीं स्लाइड पर आते हैं, लोकसभा के पदाधिकारी और महत्वपूर्ण नियम। अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। और जब नई लोकसभा बनती है तो सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? उसके लिए प्रोटेम स्पीकर होते हैं। और बच्चों, याद रखना कि अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को। एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं, बिल्कुल। और अध्यक्ष के पास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है धन विधेयक को प्रमाणित करने की, और साथ ही अनुच्छेद 100 क्लॉज 1 के तहत निर्णायक मत या कास्टिंग वोट डालने की शक्ति। जब वोट टाई हो जाए तब अध्यक्ष अपना वोट डालते हैं। और विपक्ष के नेता की क्या भूमिका है? लोकतंत्र में विपक्ष बहुत जरूरी है। विपक्षी दल का आधिकारिक दर्जा पाने के लिए आपके पास कुल सीटों का 1/10 हिस्सा, मतलब कम से कम 55 सांसद होने चाहिए, और इस नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर की सुविधाएं मिलती हैं। बहुत बढ़िया। और बच्चों, हमारे पहले अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर थे और पहले उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर। इन ऐतिहासिक नामों को जरूर याद रखना। बिल्कुल याद रखना। और संसद की कुछ विशेष बातें भी समझ लो बच्चों, जैसे स्थगन प्रस्ताव या एडजर्नमेंट मोशन। ये आमतौर पर शाम 4 बजे लाया जाता है। हाँ। और सर, अगर कोई सांसद बिना बताए गायब हो जाए तो अनुच्छेद 101 क्लॉज 4 लागू होता है। अगर 60 दिनों तक बिना अनुमति के कोई सांसद अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। 60 दिन? हाँ। मैं यहाँ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। ये जो कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता है ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक सांसद को अपनी सीट बचाने के लिए रोज संसद आना पड़ता है, वैसे ही आपको अपनी परीक्षा पास करने के लिए रोज पढ़ाई की केबल पर बैठना पड़ता है। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। बहुत ही प्यारी बात कही आपने सर। बच्चों, इस मोटिवेशन को हमेशा याद रखना। अब हम अपनी क्लास के बिल्कुल आखिरी हिस्से 8वीं स्लाइड पर आते हैं। नया संसद भवन और सांसदों के विशेषाधिकार। एक नए भारत की तस्वीर। बिल्कुल। इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को हुआ और उद्घाटन 28 मई 2023 को। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी इस इमारत के वास्तुकार बिमल पटेल हैं और इसे टाटा प्रोजेक्ट्स ने बनाया है। और इसका डिजाइन त्रिकोणीय यानी ट्रायंगल शेप का है। इसके अंदर की थीम बहुत सुंदर है बेटा। लोकसभा की थीम हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर है और प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और भविष्य को देखते हुए सीटें भी बढ़ा दी गई हैं। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। और सर, नए भवन में जो सेंगोल स्थापित किया गया है उसका भी तो बड़ा महत्व है ना? बिल्कुल। सेंगोल या राजदंड का इतिहास दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से जुड़ा है। यह सत्ता हस्तांतरण और न्याय का प्रतीक है। और इसके बिल्कुल शीर्ष पर, मतलब टॉप पर, भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान हैं, जो न्याय को दर्शाते हैं। बहुत ही गर्व की बात है ये। अब आखिर में सांसदों के कुछ विशेषाधिकार और नियम देख लेते हैं। बच्चों, सांसद सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में, मतलब सिविल केसेस में, गिरफ्तारी से छूट मिलती है। लेकिन ध्यान रहे बेटी, आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल केसेस में ऐसी कोई छूट नहीं है। अपराध तो अपराध है। बिल्कुल सही। और 1976 से पूर्व सांसदों को पेंशन भी दी जाने लगी। अगर कोई सांसद बिना शपथ लिए मतदान करता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगता है। और अगर कोई सांसद अपराधी घोषित हो जाए और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो तो वो अपनी सीट तो खोता ही है, साथ ही अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता। ये बहुत सख्त नियम है। और भाषा को लेकर अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 कहता है कि संसद में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सर, आज हमने अनुच्छेद 79 से लेकर नए संसद भवन तक का पूरा सफर तय कर लिया है। हाँ, और अंत में मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहता हूं बच्चों के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो लोकसभा की पूरी शक्ति जनता की संख्या से आती है। वो लोगों की आवाज है। जबकि राज्यसभा राज्यों की आवाज को संतुलित करती है ताकि कोई एक राज्य पीछे ना छूट जाए। और ये जो हमारा नया त्रिकोणीय संसद भवन है ना,
ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इस बदलते आधुनिक होते भारत का जीता जागता गवाह है। बहुत ही खूबसूरत विचार है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस मास्टर क्लास में हमने एक एक स्लाइड को, एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से समझा। बिल्कुल। मुझे पूरा यकीन है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, अब समय आ गया है अपने ज्ञान को परखने का। MCQ टेस्ट का टाइम। हाँ, तो जल्दी से MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार हो जाए।